नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त झांसी से बड़ी खबर। नाबालिग से गैंग रेप का केस फर्जी निकला। मुकदमा दर्ज कराने वाली लड़की गिरफ्तार कर ली गई है। लड़की की बुआ ने यह साजिश रची थी। पुलिस ने बुआ को भी गिरफ्तार किया है। पैसों के लालच में मास्टरमाइंड बुआ ने भतीजी का इस्तेमाल किया। 2 निर्दोष लोगों पर अपने बेटे के जरिए लिखवाया था गैंग रेप का मुकदमा। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र का मामला। स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए कैमरों ने बुआ के गैंगरेप की साजिश की पोल खोल दी है। अश्विनी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अश्विनी, इस बारे में बताया कि पुलिस ने कैसे इस मामले का खुलासा किया। देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल में अपनी कई टीमें लगा दी थी। पुलिस की स्वाट टीम भी लगातार लगी हुई थी। इस पूरे की मामले की जो क्लू मिला था वो जेल चौराहे पर जो पीड़िता थी, गैंगरेप पीड़िता थी, उसने जो आरोप लगाया था वो जेल चौराहे से घूमती हुई जब वो किले की तरफ कई बार कैमरों में कैद हुई, इसके बाद पुलिस की जो थ्योरी थी वो दूसरी तरफ घूमी। पुलिस की जो लगातार निगाहें थी वो उस सीसीटीवी कैमरों पर पड़ती चली जा रही थी। जहां जहां पीड़िता लड़की गई वहां वहां के कैमरे पुलिस ने खंगाले। हर कैमरे में पुलिस के वो नजर आई, पीड़िता नजर आई। इसके बाद किले के पास जाकर के जो लड़की थी वो वहां काफी देर बैठी रही। एसएसपी ने पूरे मामले खुलासा करते हुए बताया कि लड़की किसी पवन ग्राम के लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ भागना चाहती थी। जब वो लड़का किले पर से मिलने नहीं आया, इसके बाद लड़की सीधे अपने बुआ के घर गई। वहां पर बुआ ने अपनी भतीजी का इस्तेमाल करते हुए एक बेहद खतरनाक साजिश रची और अपने ही गांव के 2 लोगों को गैंग रेप के केस में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने को लेकर के प्लान बनाया और इसी के तहत पूरा खेल रचा गया। इसके बाद बुआ, भतीजी और बुआ के बेटे ने मिलकर पूरी साजिश रची। 2 जो निर्दोष लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस जैसे पड़ताल आगे बढ़ती चली गई। बुआ और बुआ का लड़का सवालों के घेरे में आता चला गया। इसके बाद जब पूरा यकीन बदल गया कि पूरी साजिश भतीजी की बुआ ने ही की थी, इसके बाद पुलिस ने बुआ को जब हिरासत में लिया, इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। कुल मिलाकर के बुआ की जो लालच थी उसने अपनी भतीजी का इस्तेमाल किया। 2 लोगों को। अश्विनी, इन दोनों के खिलाफ कौन सी धाराएं लगाई गई है? बुआ, मास्टरमाइंड और भतीजी। देखिए, इन सबके खिलाफ में एक साजिश के तहत एक फर्जी गैंगरेप का मुकदमा लिखने की जो धारा है वो लगाई गई है। इसके अलावा कूट की दस्तावेजों को समझ लगाई है। इसके अलावा जो निर्दोष लोगों के खिलाफ एक मुकदमा बनाया था गैंगरेप का, उन धाराओं में फिलहाल इन तीनों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब से बाद झांसी पुलिस ने एक मैसेज दिया है कि जो फर्जी मुकदमा लिखाते हैं गैंगरेप का, कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। जब बात रेप और गैंगरेप की होती है तो ये बहुत ही संवेदनशील मसला बन जाता है। इस कानून का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का एक्शन इस मामले में होना चाहिए। और अगली खबर दिल्ली से। बीजेपी नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। वीके सिंह, सत्यपाल सिंह ने मुलाकात की। यूपी सदन में यह मुलाकात हुई। कल गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे इधर। इससे पहले कल गाजियाबाद में बैठक होनी है और समीक्षा मीटिंग में शामिल होंगे। वीके सिंह और सत्यपाल सिंह ने यूपी सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। और यूपी में कल से होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। यूपी के 67 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स का पहुंचना शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जा रही है। 23, 24, 25, 30 अगस्त और कोई एग्जाम्स होने हैं। 31 को भी एग्जाम होना है। 2 पालियों में परीक्षा होनी है। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। जिनके एग्जाम का सेंटर दूसरे जिलों में है, दूसरे शहर में है, वो वहां पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कल सुबह पहली पाली में एग्जाम होगा और कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं अभ्यर्थियों के लिए। पुलिस ने, प्रशासन ने अपनी तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। वहीं सरकार की ओर से भी कई इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए फ्री बस की सुविधा की गई है। रेलवे की ओर से भी अभ्यर्थियों के लिए
इंतजाम किए गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, देवरिया, प्रयागराज, अमरोहा, सीतापुर, बदायूं, बागपत, हरदोई, महाराजगंज की ये तस्वीरें, जहां पर एग्जाम को लेकर जो तैयारी की गई है उन तैयारियों का अधिकारियों ने जायजा भी लिया। अभ्यर्थियों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। एडमिट कार्ड दिखाकर अभ्यर्थी बस में फ्री में सफर कर सकेंगे। और जहां पर क्वेश्चन पेपर रखे गए हैं वहां पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो कल से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है, लिहाजा पेपर में शामिल होने के लिए युवा पहुंचने लगे हैं। लखनऊ में चारबाग स्टेशन की ये तस्वीर, अलग अलग जगहों से छात्र पहुंचे हैं और रात रेलवे स्टेशन पर ही बिताने वाले हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता राजीव सिंह ने इन अभ्यर्थियों से बात की। इनकी तैयारी कैसी है, कितनी उम्मीदें हैं, सब इनके जरिए ही सुनिए। उत्तर प्रदेश में कल से शुरू हो रही 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर इस बार योगी सरकार द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक ओर जहां पर नकल रोकने के लिए अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है, तो वहीं दूसरी ओर इस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं, जहां पर कल से शुरू होने वाली इस सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो पंडाल हैं इनका अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि ये जो अभ्यर्थी हैं वो एक दिन पहले यहाँ पर रुक सकें, रेस्ट कर सकें और फिर वो कल सुबह जो परीक्षा आयोजित होनी है उसमें शामिल हो सकें। आप देख सकते हैं कि तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनसे हम बात भी करना चाहेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हैं आप लोग। हम बिहार से हैं सर। किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की तैयारी है? अभी यहाँ तो कांस्टेबल लेवल सही व्यवस्था है और रात तैयारी के बाद रहा तो हम लोग तो अच्छे से तैयारी करके आए हैं। जब बिहार से आए हैं तो बेहतर ही करके आए हैं। ऐसा। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से ही आए हैं। किस जिले से हैं? बिहार के? रोहतास जिले से। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंतजाम है और तैयारी भी अच्छा लग रहा है हम लोग का। देखिए अब कल एग्जाम है सुबह, सुने हैं बस भी है जाने के लिए, तो सरकार अच्छा तैयारी की है। आप कहाँ से आए हैं? हम भी रोहतास जिले से हैं और कल एग्जाम है, कल फाड़ देंगे एग्जाम में। एग्जाम फाड़ देंगे। काफी मेहनत किया है। पिछली बार परीक्षा लीक होने के बाद काफी नाराजगी थी, लेकिन जिसे देखते हुए सरकार ने एक और जहां पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए फ्री में बस सेवा का इंतजाम किया है, तो वहीं दूसरी ओर रुकने ठहरने की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई गई है। कुछ लोग हमारे यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं वाराणसी से आया हूँ। क्या तैयारी है, क्या उम्मीद है? तैयारी सही है, उम्मीद तो देखते हैं पेपर के हिसाब से पता चलेगा। क्या लगता है सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वो पर्याप्त हैं, पुख्ता हैं? सरकार ने बिल्कुल सही किया है और ऐसा ही होनी चाहिए लगभग अभ्यर्थियों के लिए, तो ज्यादा इस पे भरेंगे सब। जैसा कि आपने सुना, ये वो तमाम अभ्यर्थी हैं। आपसे भी हम बात करना चाहेंगे एक बार कि क्या, कहाँ से आए हैं और क्या किस तरह के इंतजाम? सर हम लोग बनारस से आए हुए हैं और व्यवस्था सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का पेपर है कल है और हम लोग कल पेपर देंगे सर, उसके बाद जो सिस्टम रहेगा वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत एक नंबर की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन से सब बढ़िया है सर। इधर अमरोहा में भी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। डीएम और एसपी ने परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया, किसी भी तरीके से कोई लापरवाही कहीं ना हो इसके सख्त निर्देश दिए। अमरोहा में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। विधिवत फ्रिस्किंग की जाएगी हर अभ्यर्थी की। तो सभी से रिक्वेस्ट होगा कि जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं वो समय से लगभग परीक्षा शुरू होने के 2.5 से 3 घंटे पहले आए, जिससे कि फ्रिस्किंग इत्यादि में कोई समस्या न हो। नहीं, अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाएगा तो इसके लिए हमारी फोर्स सक्रिय है। इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेटेड है। और अगली खबर हमीरपुर से, जहां रेप और हत्या के एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली है। जेल में फांसी लगाकर उसने जान दे दी। साल 2019 से जेल में बंद था, केस चल रहा था। रेप के आरोपी ने खुदकुशी कर ली है। रेप और मर्डर के मामले में ये जेल में बंद था और इसने जेल के अंदर ही फांसी लगाकर जान दी है।
इधर अमेठी में जान जोखिम में डालकर बाइक से स्टंट करने का एक वीडियो सामने आया। युवक चलती बाइक पर दोनों हाथों को हैंडल से हटाकर मोबाइल पर बात करते हुए तेज रफ्तार में जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, बाइक को सीज कर लिया गया है। यह पूरा मामला भाले सुल्तान थाना क्षेत्र के रानीगंज रोड का है। और अगली खबर कासगंज से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। टाटा मैजिक गाड़ी ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स जख्मी है। मरने वाले मां और बेटे थे, जिनकी मौत हुई है। इस हादसे के बाद गाड़ी चालक फरार है। शाहजहांपुर में एक युवती से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे लड़की का मोबाइल फोन और ऑटो बरामद किया। बताया जा रहा कि चालक लड़की को ऑटो में बैठाकर सुनसान इलाके में ले गया था और वहां उसके साथ छेड़खानी की थी। इसी दौरान मौका पाकर लड़की ऑटो से कूदकर किसी के घर में घुस गई थी। आरोपी ऑटो चालक उसका मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया था। जानकारी होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। आज आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया गया है। एक युवती द्वारा शिकायत की गई थी कि एक ऑटो चालक ने उसके साथ छेड़खानी की और उसका मोबाइल छीन लिया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। दिनांक 22/8/2024 यानी कि आज जो अभियुक्त है उसका नाम सोनू है, कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी थाना रोजा पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने नशे की हालत में जो युवती थी उसके साथ छेड़खानी की है और उसका मोबाइल छीना था। मोबाइल और घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद कर लिया गया है। मुलजिम को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। गाजियाबाद में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। स्वाट टीम और मुरादनगर पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूटा गया ट्रक और उसमें लदा सामान बरामद कर लिया गया है। तीनों बदमाशों ने 20 अगस्त को ट्रक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। आज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया है। वाराणसी कैंट बस अड्डे के परिवहन विभाग कार्यालय में तैनात बाबू को एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए बाबू का नाम रियाजुद्दीन है, जिसने नौकरी दिलाने के नाम पर मिर्जापुर के युवक से 50,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत युवक ने वाराणसी में एंटी करप्शन ब्यूरो को की थी। शिकायत के बाद आज टीम ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तब अब इनके बाबू से मिले तो कहे कि भाई आरम साहब का कहना है कि 1 लाख रुपए लेकर आओ। तो हमने कहा हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। तो होते करते इन लोगों द्वारा मंडोली किया गया कि 50,000 रुपया दीजिए तब काम होगा। तो हमने काफ़ी विनती की कि हम संविदा कर्मचारी हैं, 10,000 5,000 हमारे वेतन है, हम कैसे आपको इतना पैसा देंगे। लेकिन ये लोग नहीं माने। तो फिर हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि चलो विजिलेंस डिपार्टमेंट में, अब वहीं से सारा काम होगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों से हिंदुस्तान में हिंदू संगठन गुस्से में है। आज प्रयागराज में हिंदू रक्षा समिति और हिंदू समाज के लोगों ने केपी कॉलेज ग्राउंड में सुभाष चौराहे तक जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर लोगों ने आतंकवाद का पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाथों में पोस्टर बैनर के साथ ही तिरंगा झंडा लिया था और भगवा झंडा भी लिया था। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने केंद्र सरकार से भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्धों और सिखों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की मांग की है। खबर अंबेडकर नगर से, जहां कल एक नाबालिग की करंट लगने से जान चली गई और इस हादसे के बाद खूब हंगामा हुआ। इस बीच जल शक्ति मंत्री और खेल मंत्री मौके पर पहुंचे, परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक, पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और 1 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया जाएगा। डीएम ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते इस हादसे के बाद नाराज परिजनों और गांव वालों ने देर रात तक शव नहीं उठने दिया था। सभी से अनुरोध है, माताओं से, बहनों से, कि हमारी आपसे बात हुई थी, विद्या जी से बात हुई थी।
अगले साल होने वाले प्रयागराज महाकुंभ को सरकार ने प्लास्टिक फ्री घोषित किया है। कुंभ मेले में प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल को बंद करने, जबकि पत्तल और मिट्टी के बने बर्तनों को बढ़ावा दिया जाएगा। माघ मेले और महाकुंभ में सबसे बड़ा भंडारा चलाने वाली संस्था लाल महेंद्र शिव शक्ति सेवा समिति आश्रम आगे आई है। मेला प्रशासन ने भी संस्था की इस मुहिम को मदद का भरोसा दिया। प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले को योगी सरकार प्लास्टिक फ्री और ग्रीन कुंभ के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। सरकार ने मेला क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। प्रदेश की योगी सरकार ने 13 जनवरी 2025 से आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले को प्लास्टिक फ्री घोषित किया है। इसको लेकर मेला प्रशासन की ये पहल है कि मेले में थर्माकोल या प्लास्टिक के गिलास यूज नहीं किए जाएंगे, न प्लेटें यूज की जाएंगी, और इसके लिए अब दोना पत्तल और ख़ास तौर पर मिट्टी के जो बने बर्तन हैं, चाहे वो कुल्हड़ हैं चाहे दूसरे बर्तन हैं, उनका प्रयोग किया जाएगा। और इसी उद्देश्य से ओम नमः शिवाय आश्रम में आज मेजा के जीवनिया क्षेत्र की पूर्व प्रधान रुचि अभिषेक तिवारी की ओर से एक पहल की गई है। उन्होंने अपने क्षेत्र के तमाम जो मुसहर समाज के लोग हैं जो दोना पत्तल का निर्माण करते हैं उनको बुलाया गया है और इनके साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है कि महाकुंभ में किस तरह से दोना पत्तल का प्रयोग किया जाएगा और पूरे मेले को प्लास्टिक फ्री किया जाएगा। इसको लेकर मेला प्रशासन ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि इस समाज के लोगों को न केवल ज़मीनें आवंटित की जाएंगी बल्कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं और मेला क्षेत्र में दुकानें बनाकर दी जाएंगी। तमाम दूसरी संस्थाओं से भी ये मांग की जाएगी कि वो भी प्लास्टिक और थर्माकोल का उपयोग न करें और दोना पत्तल और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। इससे यह होगा कि जहाँ एक और इस समाज के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं कुंभ मेला भी प्लास्टिक फ्री होगा, यानी कि प्रदूषण से मुक्त होगा। सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। पहाड़ों पर जहां बारिश मुसीबत बढ़ा रही है, तो वहीं पहाड़ों का पानी मैदानों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं लहरों का शोर, कहीं खतरे में जिंदगी। लखीमपुर खीरी से दहशत भर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक में सवार एक दंपति को लहरों का वेग अपने साथ बहा ले गया, जिसके बाद दोनों की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन वहीं से गुजर रहे राहगीर दोनों को बचाने के लिए उनके पास पहुंच गए। बड़ी मशक्कत करने के बाद महिला की जान बचाई गई और उसके बाद में उसके पति को बचाने की जद्दोजहद चली। गनीमत रही कि उसे भी बचा लिया गया। लहरों में फंसी बाइक को भी बाहर ले आए। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। नदी का पानी सड़कों तक आ चुका है। पहाड़ों पर पिछले 2 दिनों लगातार बारिश के चलते शारदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। नेशनल हाईवे 731 पर लगभग 2 फीट तक पानी बह रहा है। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी लोग बाइक में सवार होकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। किसी दिन हादसा भी सामने आ सकता है। खेतों में पानी, सड़कों पर पानी, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। खौफ में भर देने वाली तस्वीरें बलरामपुर से आई हैं। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोग नाव की मदद से इधर से उधर जा रहे हैं। हालात ये है कि करीब 50 गांव बाढ़ की सीधी चपेट में आ गए हैं। पहाड़ी नालों के जरिए भी बाढ़ का पानी निचले इलाकों में पहुंच रहा है, जिससे हर तरफ जल भराव है। कई इलाकों का आवागमन प्रभावित हुआ है। हरिहरगंज बरदौलिया मार्ग पर पानी आ जाने से तराई के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। नेपाल से पानी छोड़े जाने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। नेपाल में बारिश के कारण राप्ती बैराज से पानी समय समय से छोड़ा भी जा रहा है। उसके कारण एक सतर्कता की स्थिति हमेशा लगातार बने हुए है। सभी डिपार्टमेंट जो है हमारे अलर्ट हैं। विभिन्न स्थलों पर बाढ़ों की व्यवस्था भी की गई है और बाढ़ शरणालय, बाढ़ चौकियाँ भी बनाई गई हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी मेरे सहित सभी क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रहे हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए। कानपुर में गंगा नदी का शोर डरा रहा है। गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गंगा बैराज में जलस्तर 113.3 सेंटीमीटर को पार कर गया है, जिसकी वजह से कटरी के करीब आधा दर्जन गांवों के नजदीक पानी की घुसपैठ हो रही है।
देख सकते हैं जहाँ ये गांव में है वहाँ पानी का जलस्तर कैसे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और यहाँ रहने वालों की परेशानियाँ बढ़ रही है। अगर बात की जाए पिछले 48 घंटे में तो लगभग 1 फुट तक पानी इसमें बढ़ के आ गया है और ऐसे में अब ये लोग अपनी गृहस्थियों के सामान को और लेके सुरक्षित स्थानों पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि इनके जानवरों को इनको खतरा है, जैसे एक तरफ फसलों की तरफ पानी बढ़ रहा है ऐसे में इनके घर की तरफ पानी ना आए, ये भी इनके लिए एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अगर अधिकारियों की माने तो अधिकारी अपनी पैनी नज़र बनाए हुए देखिए और ऐसे में कटान भी जारी, जहाँ इस वक्त हम खड़े देखे एक एक करके ये देखिए धस रही है मिट्टी, ये इस बात का प्रमाण है कि मिट्टी कच्ची होती जा रही है और ऐसे में लोगों का खतरा भी बढ़ रहा है। अगर संगम नगरी प्रयागराज में सुबह से हुई बारिश के बाद जलभराव की समस्या हो गई। सिविल लाइन इलाके को पुराने शहर से जोड़ने वाले जानसेनगंज रेलवे अंडरपास में पानी जमा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर गुजरात में एक दर्दनाक हादसा हुआ, अजीबोगरीब हादसा। सूरत में मेट्रो के निर्माण काम में लगी एक हाइड्रोलिक क्रेन का एक हिस्सा मकान के ऊपर गिर गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। क्रेन गिरने की वजह से एक घर और 3 कार को नुकसान हुआ है। क्रेन का ड्राइवर भी जख्मी हो गया। घटना सूरत के चीकुवाड़ी इलाके की है। दरअसल नाना वराछा इलाके में मेट्रो की साइट पर हाइड्रोलिक क्रेन काम कर रही थी। क्रेन की मदद से एक गर्डर लॉन्चर उठाया जा रहा था, तभी क्रेन का संतुलन बिगड़ा और क्रेन का एक हिस्सा पास के ही एक मकान पर जा गिरा। तो ये हादसे की 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सूरत में किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से हादसा हो सकता है।